इस वक्त की बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अहमद मसूद ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि अफगान आवाम आजादी और इंसाफ के लिए लड़ाई कर रही है। आवाम अपने हुकूक के लिए मज़ाहिमत जारी रखेंगे, तालिबान के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रखेंगे। अहमद मसूद ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात का ऐलान किया है। उनका फेसबुक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगान आवाम आजादी और इंसाफ के लिए लड़ाई कर रही है। आवाम अपने हुकूक के लिए मज़ाहिमत जारी रखेगी, तालिबान के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रखेगी। आवाम, अफगानिस्तान की आवाम आजादी और इंसाफ के लिए लड़ाई कर रही है। आवाम अपने हुकूक के लिए मज़ाहिमत जारी रखेगी तालिबान के खिलाफ। तो जिस तरीके से तालिबान का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं हुकूमत की तश्कील की जो आसार हैं वो भी साफ होते नजर आ रहे हैं। इसी मामले में अहमद मसूद ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि अफगान आवाम आजादी और इंसाफ के लिए लड़ाई कर रही है और लड़ाई जारी रहेगी। टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तानी निशानेबाजों ने कमाल कर दिया है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने और चांदी के तमगों पर निशानेबाजों ने निशाने लगाए। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा जमाया, जबकि सिंहराज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मनीष 218.2 पॉइंट के साथ पहले मुकाम पर रहे। सिंहराज ने 216.7 पॉइंट हासिल किए। रूस की सरगई मालिशेव तीसरे मुकाम पर रही। वहीं मनीष और सिंहराज की शानदार कामयाबी पर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा शूटर मनीष नरवाल को हरियाणा हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। वहीं हरियाणा सरकार सिंहराज को 4 करोड़ रुपए बतौर इनाम देगी। पैरालंपिक्स में मनीष नरवाल ने सोने का तमगा हासिल किया है, तो वहीं सिंहराज ने चांदी का तमगा हासिल किया है। आज मुझे जो ये मेडल मिला है, इसके लिए मैं अपने परिवार, कोचेस, समाज और समस्त भारतवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से मैंने ये मेडल जीत पाया हूँ। मैं आज काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार की बदौलत मैंने दोबारा से जीत हासिल करी है। और जिसका मेरा हमेशा सपना था राष्ट्रीय झंडा को सबसे ऊंचा देखना, वो आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब राष्ट्रीय गान के साथ हमारा झंडा ऊंचा हुआ। मैं ब्राउन्ज और सिल्वर के साथ टोक्यो ओलंपिक को बहुत याद करूँगा और ख़ासकर मैं आप लोगों के प्यार को याद करूँगा, क्योंकि आप लोगों की दुआ और प्यार ही मुझे यहाँ तक लेके आई है। और मेरे कोचेस और मेरे स्टाफ सभीयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बेहद खुश हैं। उम्मीद इसके कोई पैमाना नहीं है खुशी होने का हमारा कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम इतने हाँ, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोनों मेडल इंडिया के, इससे और भी ज़्यादा खुशी है। हाँ, ये तो मेहनत तो उन्होंने की थी, लेकिन काफ़ी सपोर्ट था फैमिली का, मेरा, बच्चों का, सबका उनके साथ सपोर्ट था। अरे सिंहराज की माँ तो फूली न समारी, इतनी खुशी है कि देश में नाम कर दिया कि ऐसा शेर है मेरो सिंहराज। में बहुत खुश हूँ, देश में नाम होगा। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर। वायरल बुखार से मजीद 2 अफराद फौत हो गए हैं। कानपुर में वायरल बुखार से अब तक 16 अफराद की मौत हो चुकी है। वायरल बुखार के साथ निमोनिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत देखने को मिल रही है। तो वहीं डीएम और डिविजनल कमिश्नर ने हालात का जायजा लिया है। साथ ही साथ आज से शहर के तमाम सीएचसी में डेंगू नमूने लिए जाएंगे। तो यूपी के कई अजला में डेंगू और वायरल फीवर के कई मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर में भी कई अफराद की मौत हो चुकी है। तो अब आपको बता दें, अब तक वायरल बुखार की चपेट में आने से 16 अफराद फौत हुए हैं, जो कि सिर्फ ये कानपुर की तादाद हम आपको बता रहे हैं। वहीं वायरल बुखार के साथ साथ नमूनिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों में जगह नहीं है। कल भी हमने इस मामले में लेकर आपको खबर दिखाई थी, जहां पर एक बेड पर 2-2 लोगों का इलाज किया जा रहा था। इसी जिम्न में डीएम और डिविजनल कमिश्नर ने हालात का जायजा भी लिया है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर में वायरल बुखार से मजीद 2 अफराद की मौत हुई है। आज कानपुर में वायरल बुखार से अब तक 16 अफराद की मौत हो चुकी है। वायरल बुखार के साथ नमूनिया के मामले भी सामने आ रहे हैं।
वहीं अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत देखी जा रही है। एक बेड पे 2-2 लोगों का भी इलाज किया जा रहा है, यहां तक नौबत आ गई है। तो वहीं इसी मामले में डीएम और डिविजनल कमिश्नर ने हालात का जायजा लिया और साथ ही साथ आज से शहर के तमाम सीएचसी में डेंगू नमूने लिए जाएंगे। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविदा से, जो इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। संदीप, बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज 2 लोगों की मौत हुई है, क्या हालात बने हुए हैं शहर में? देखिए, जिस तरह से हालात वायरल फीवर से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, डेंगू के लिए भी डॉक्टर कह रहे हैं कि डेंगू भी फैलता जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसे मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हाईलाइट अस्पताल की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज, जहां पर हजारों मरीज रोजाना आ रहे हैं, कल की बात की जाए तो वहां पर कल सर्वर डाउन होने की वजह से तकरीबन 1000 लोगों के पर्चे नहीं बन सके और उन्हें ओपीडी में दिखाने को नहीं मिला, जिसके बाद से हालात मालूम होता है कि बुखार के और वायरल फीवर के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं कल जब डीएम ने निरीक्षण किया, मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया और अब ये आदेश जारी किए गए हैं कि सीएचसी यानी कि कानपुर की जितनी भी सीएचसी हैं वहां पर 20 डेंगू के सैंपल रोजाना लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब डेंगू को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हुआ है। लेकिन मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो जिस तरह से पिछले 8 दिनों में यानी कि 9 दिनों में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 16 मौतें हो चुकी हैं अब तक वायरल फीवर की वजह से। जी वहीं संदीप, आपने जिस तरीके से बताया कि इंतजामिया और महकमा सेहत बुखार के मामले पर इस बात का इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या उनके पास सही आंकड़े नहीं है या फिर वो इस मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इंतजामात पूरे नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि कानपुर के अस्पतालों की जो तस्वीरें हैं, एक बेड पर 2-2 लोगों का इलाज हो रहा है, ओपीडी लगातार फुल जा रही हैं, पर्चे बन नहीं पा रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और ज्यादातर जो मरीज हैं वो बुखार के मरीज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग खुद इस मतलब कस्मकस में है कि आखिर ये विचित्र बुखार क्या है, क्योंकि कोरोना के केस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कानपुर के। अगर कोरोना की बात की जाए तो टोटल इस समय कोरोना के केस केवल 6 हैं। तो कहीं ना कहीं ये विचित्र बुखार जो है वो समस्या का कारण बना हुआ है। जी वही संदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि इंतजामिया और महकमा सेहत के बातें, तो जो लोग मरीज हैं उनके परिवार वाले और जो मरीज हैं उनकी तरफ से इंतजामिया और महकमा सेहत को लेकर गुस्सा भी देखा जा रहा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मरीज दर बदर भटक रहे हैं और यहाँ तक कि यहाँ के जो सीएमओ हैं उनकी बात की जाए तो उनसे जब न्यूज 18 ने बात करने की कोशिश की, उनसे फोन किया तो वो किसी भी मीडिया कर्मी का फोन नहीं उठाते हैं, ना ही मीडिया में अभी तक उन्होंने कोई बयान दिया है कि आखिर इसके लिए व्यवस्थाएं क्या की जा रही हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि डीएम और मंडलायुक्त ने इस पर निरीक्षण किया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अगर अधिकारियों की बात की जाए तो बिल्कुल नदारद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इंतजामिया और महकमा सेहत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वहीं वो इस बात को नकार रहे हैं। इसमें देखना होगा कि आगे क्या कुछ हकीकत सामने आती है। संदीप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में कन्हैया भील नामी आदिवासी को शरपसंदों के जरिए गाड़ी में बांधकर घसीटने और उसकी मौत के मामले में कांग्रेस की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए आदिवासी की वैन में बांधकर कत्ल करने के मामले में साबिक वजीर कांतिलाल भदौरिया की सदारत में 4 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी गई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नीमच में आदिवासी नौजवान के कत्ल के कलीदी मुलजिम को बीजेपी का तहफ्फुज होने का इल्जाम लगाया है। जांच कमेटी ने हुकूमत से आदिवासी कन्हैया भील के अहले खाना को 1 करोड़ की माली मदद और सरकारी मुलाजमत का मुतालबा किया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस जांच कमेटी पर सवाल उठाया है। शिवराज सिंह काबीना के वजीर विश्वास सारंग का कहना है कि जिनके दामन खुद दागदार हैं वो जांच क्या करवाएंगे। कन्हैया भील के मामले में हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस आवाम को गुमराह करने का काम कर रही है। जब यह वीडियो वायरल हुआ, उस कन्या को हाथ पैर बांध के मेटाडोर पे खींचा, 150 मीटर तक उसको तेज गति धीरे गति से ले जाके आज टकरा ठुकुर के उसके सिर में कोई गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। वो सारी स्थिति वहाँ पर हुई, तो वहाँ जाके हमने देखा है और वहाँ पर इस मामले को छिपाने के लिए बहुत कोशिश की। भाजपा ने पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया। 36 घंटे में रिपोर्ट दर्ज कर पाए, 36 घंटे में, जबकि मैंने सब पुलिस को मालूम था पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली।
और आखिर में ये सब दबाव बना, सब वीडियो तब जाके उन्होंने रिपोर्ट देते। इसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन दबाव में था, भाजपा और ये सब लगे हुए थे। ये स्थिति आज बनी हुई है। कांतिलाल भूरिया जी हों या कांग्रेस के नेता, उनके जिनके खुद के दामन ही दागों से भरे हों, वो क्या जांच करेंगे। और नीमच की घटना में सरकार ने और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हमारी सरकार ने जहां एक और उस घटना से जुड़े हुए लोगों को, अपराधियों को पकड़ा, तो उसके साथ साथ उनकी सभी अचल संपत्तियों को भी जमींदोज किया गया। और उसके पीछे का हमारा मंतव्य यही था कि ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। हमारी कार्रवाई करने के बाद कांग्रेस जगी और उसके बाद वो समिति गठित करते हैं। जब पूरा मामला ही समाप्त हो गया, जब दोषियों को कार्रवाई कर दी गई, जब दोषियों को सजा मिलने की स्थिति बन गई, तब ये कौन सी जांच और कौन सी जांच की रिपोर्ट। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से राज जोड़ रहे हैं। मेहताब आलम, एक तरफ बीजेपी यानी कि करण पार्टी कह रही है कि कार्रवाई की गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़ा इल्जाम लगाया है तहफ्फुज का। यकीनी तौर पर जो नीमच में वाकया पेश आया था, कन्हैया भील के साथ जो है गाड़ी से खींचकर उसकी मौत जो हुई थी, उसको लेकर अभी भी सियासत थमने का नाम ले रही है। हालांकि हुकूमत ने इस पर कार्रवाई करते हुए कन्हैया भील के जो लोग उसमें शामिल थे, उन लोगों के जो है घर को जमींदोज कर दिया है। लेकिन कांग्रेस जो के अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की हम बात करें, तो कमलनाथ ने इसको लेकर जो है 4 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी थी और साबिक वजीर कांतिलाल भूरिया की क़यादत में वो कमेटी वहां पर गई, तो उसने जांच की और कमेटी ने ये इल्जाम साफ तौर पर लगाया है कि जो लोग जो कन्हैया के कत्ल के केस में मुलविस हैं, जो कलीदी मुलजिम है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है, ये इल्ज़ाम लगाया है। जहां पर आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है, वो इस पर हमें देखते हैं कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि जिन लोगों के दामन खुद दागदार है, वो अपनी रिपोर्ट कैसी सबमिट करेंगे। तमाम मामले को लेकर जो है कांग्रेस के जरिए सियासत की जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो वो लोग जिन्होंने मारा था कन्हैया भील को, वही लोग जो है वहां पर उनको बचाने का काम किया गया। और तो कांग्रेस ने इस मामले में जो 4 रुकनी कमेटी है जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कमलनाथ को, इस मामले में कन्हैया के जो है भील के घर वालों को जो है 1 करोड़ रुपए की माली मदद देने के साथ साथ सरकारी मुलाजमत का मुतालबा किया है। बिल्कुल, वहीं जो सियासी पार्टियां हैं उनकी सियासत तो जारी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बताया जा रहा था कि 8 मुलजिम इसमें निशानदेह किए गए हैं, वहीं 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे अब क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो शुरू में जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और वो लोग जो है इसमें खास बात यह है कि जिन लोगों ने कन्हैया भील को मारा था, जब उन्होंने देखा कि उसकी हालत जो है चोट लगने की वजह से बहुत खराब हो गई है, तो वही लोग उसको हॉस्पिटल ले गए थे और उन्होंने ही जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन जब पुलिस ने जांच की और मीडिया में खबर आई, तो मालूम हुआ कि जो लोग यहाँ पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, असल मुलजिम वही लोग हैं और उन्हीं लोगों ने उसको मारने का काम किया है। उसमें 8 लोगों के नाम पर जो है मामला दर्ज किया गया था, 5 की गिरफ्तारी हुई है और बाकी 3 लोग जो है अभी तक फरार है। हालांकि हुकूमत ने जो है वो लोग जो इसमें कलीदी मुलजिम बताए जाते हैं, उनके घर को जमींदोज करने का काम किया है। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में हमें देखते हैं कि जहाँ पर इंदौर का मामला हो, चाहे उज्जैन का मामला हो या रीवा का मामला हो, मॉब लिंचिंग वहाँ पर भी हुई है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह के किसी भी शख्स का घर जमींदोज नहीं किया गया है। बिल्कुल, तो वहीं मध्य प्रदेश में इस तरीके के हुजूमी तशद्दुद के कई मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? वो क्या कुछ इकदाम करने की कोशिश करेगी कि इन मामलों को रोका जा सके? हाँ, सब मैं बता दें कि जहाँ पर जो है कांग्रेस की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और उसमें इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत के जरिया जो है उन कलीदी मुलजिमों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर जमात इस्लामी का एक वफद ने जो है जो दिल्ली से आया, उसने उज्जैन, इंदौर और भोपाल का दौरा करने के बाद अपनी मीटिंग की और उसमें साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है, बल्कि जो फरियादी हैं उन्हीं को जो है मुलजिम बनाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जब आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर जमात इस्लामी ने जो इल्ज़ाम लगाया है, उसी से मिलता जुलता इल्ज़ाम जो है कांग्रेस ने भी लगाया है। तो सवाल बुनियादी तौर पर है कि कानून की बालादस्ती किस तरह से कायम हो। और इस वक्त मध्य प्रदेश जो है के वजीर आला शिवराज सिंह ने एक अहम मीटिंग को बुलाया है, जो मीटिंग मंत्रालय में जारी है, और उस मीटिंग में सूबे में अमन कानून की जो सूरत हाल है उसको लेकर जो बातचीत जारी है। वजीर आला ने पहले मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात की, उसके बाद वजीरों से बातचीत चल रही है कि जो मॉब लिंचिंग के जो वाकयात हो रहे हैं और इसमें कैपिटल पनिशमेंट को लेकर क्या किया जा सकता है।
चलिए, तो मध्य प्रदेश में जरूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त किया जाए। इसी जिम्न में शिवराज सिंह वजीर आला की मीटिंग भी जारी है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे हुजूमी तशद्दुद पर जमात इस्लामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न्यूज 18 से बात करते हुए जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने कहा कि जिस पर तशद्दुद हो रहा है उसी पर ही केस दर्ज किया जा रहा है और जेल में डाल दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि हुकूमत का सुलूक सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, चेहरे देखकर कार्रवाई न हो। प्रदेश में गुज़िश्ता 15 दिनों में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात बढ़े हैं, उसको लेकर दानिश्वरों में, सामाजिक तंजीमों में एक तशवीश है। जमात इस्लामी हिंद ने अलग अलग मकामात का दौरा किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं आप लोगों ने अलग अलग मकाम का जो दौरा किया उसमें क्या निकल कर आया। हम लोग उज्जैन गए हैं, इंदौर गए हैं और आज भोपाल में हैं। हमने ये महसूस किया है कि समाज में नफ़रत का जहर बहुत घोल दिया गया है और नफ़रत समाज में होती तब भी उसका मुकाबला हो सकता है, लेकिन वो समाज में अब सियासत में आ गई है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई है। इसका मुशाहिदा होता है कि एक आदमी जिसको मॉब लिंचिंग की गई हो और उस पर ऐसी, उनके करने वालों पर ऐसी धाराएं, ऐसे सेक्शन नहीं लगाए गए, लेकिन उज्जैन में मुहर्रम के एक मंडप में लोग बैठे हों और वहाँ अपने लीडर का वेलकम करते हों, तो उस पर सख्त धाराएं लगा दी गई हैं। तो समाज में नफ़रत और जो दूरियां हैं इसको ख़त्म होना चाहिए और जो लोग कल्प्रिट हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनको सज़ा न मिले तो ये नफ़रत का सफ़र बहुत लंबा होगा। सरकारें चाहे किसी पार्टी की हों, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो कानून के मुताबिक, संविधान और दस्तूर के मुताबिक वो हुकूमत चलाएं और उनकी निगाह में हर धर्म और हर वर्ग के लोग बराबर हों और सबके साथ एक जैसा सलूक हो। लेकिन मध्य प्रदेश में हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं और उसमें जो विक्टिम है वो मुसलमान हैं ज़्यादातर और उन पर हमला किया गया और उनके जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ, सख्त कार्रवाइयाँ नहीं हुई, जबकि जो पीड़ित हैं, इंदौर के मामले में ख़ास तौर से पीड़ित पर ही संगीन धाराएं लगा दी गई और वो खुद जेल में हैं। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सही हुकूमत करे। हमको पार्टी वार्टी से हमें भी कुछ लेना देना नहीं है। जो भी पार्टी है, अगर अवाम ने मैंडेट दिया है तो हुकूमत कर सकती है, लेकिन हुकूमत करने की बुनियाद दस्तूर और कानून है। चूंकि ये पार्टियां, ये हुकूमतें दस्तूर और कानून के मुताबिक हुकूमत नहीं कर रही, तो पहले ये अपने मुल्क से, समाज से मोहब्बत का सबूत दें। ये तो मुल्क और समाज से दुश्मनी है। आप देखते हैं कि जमात इस्लामी ने जो अलग अलग मकामात का दौरा किया और वहाँ पर जो साफ चीज़ें साफ निकल कर आई है कि इंतजामिया की सतह पर जो कार्रवाई की गई है वहाँ पर कानून को सामने रखकर या जुर्म को सामने रखकर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि चेहरे की बुनियाद पर कार्रवाई की। और जमात इस्लामी के लोग ये चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती कायम होना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे मगरबी बंगाल से। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये बड़ी खबर है। मगरबी बंगाल से भवानीपुर के ज़िमनी इंतखाबात 30 सितंबर को होंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आला ममता बनर्जी भवानीपुर हल्के से इंतखाबात में मुकाबला करेंगी। तो खबर मगरबी बंगाल से है। भवानीपुर के ज़िमनी इंतखाबात 30 सितंबर को होंगे और वहीं भवानीपुर हल्के से वज़ीर आला ममता बनर्जी इंतखाबात में मुकाबला करेंगी। तो नाज़रीन, खबर मगरबी बंगाल से हम आपको बता रहे हैं भवानीपुर के ज़िमनी इंतखाबात 30 सितंबर को होंगे और वहीं इस ज़िमनी इंतखाबात में वज़ीर आला ममता बनर्जी भवानीपुर हल्के से मुकाबला करेंगी। तो खबर मगरबी बंगाल से जुड़ी हुई है। भवानीपुर के ज़िमनी इंतखाबात 30 सितंबर को होंगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी भवानीपुर हल्के से मुकाबला करेंगी। तो भवानीपुर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये खबर, 30 सितंबर को होंगे ज़िमनी इंतखाबात।
तो वहीं वज़ीर आला ममता बनर्जी भवानीपुर हलके से ही मुकाबला करेंगी। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। 9/11 से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर लाने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसकी इजाजत दे दी है। आइंदा 6 माह के दौरान खुफिया दस्तावेजात आम किए जाएंगे। 9/11 से मुतालिक 9/11 हमले के महलूकीन के अहले खाना ने इस बात का मुतालबा किया था कि खुफिया दस्तावेजात को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने 9/11 हमले के महलूकीन के मुतालबात को मानते हुए खुफिया दस्तावेजात को मंजर-ए-आम पर लाने की इजाजत दे दी है। आइंदा 6 माह के दौरान खुफिया दस्तावेजात आम किए जाएंगे। तो 9/11 हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9/11 से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर लाने की इजाजत दे दी है अमरीकी सदर जो बाइडन ने। हालांकि आइंदा 6 महीने के दौरान खुफिया दस्तावेजात को आम किया जाएगा और ये 9/11 हमले के महलूकीन के मुतालबात को पूरा करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस बात की इजाजत दे दी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।